थर्ड पेपर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का समय आ चुका है। इस पेपर को भी मैं आपके समक्ष अपलोड कर रहा हूँ। पूर्व के पेपर आप देख सकते हैं और उम्मीद है मुझे कि पिछले पेपर्स में जैसी सफलता आपने पाई है, वैसी ही सफलता आपको इस पेपर पे भी मिलेगी। सो यहाँ के निर्देशों को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ चूँकि आप 2 पेपर दे चुके हैं और यहाँ पर खंड आ में हम सीधे आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ना हो करके अब की बार शॉर्ट आंसर्स हैं और आपको पता है कि 9 में से 9 आपको पूरे करने हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पर डिटेल्ड में थोड़ा-सा लिखा है, आप इनको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अभिवृद्धि और विकास में अंतर लिखिए। राइट अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि और विकास में अंतर जो डिफरेंस है, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में है, उसे मैंने कुछ पॉइंट्स में दिया हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं कि अर्थ के आधार पर अंतर। तो सबसे पहला अंतर हम अर्थ के आधार पर करते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ शरीर और उसके विकास अवयवों में वृद्धि होती है। मीन्स अमाउंट में अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, तो वो अभिवृद्धि है एंड डेवलपमेंट is related with the body as well as mental health and capability। तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों का होना विकास होता है, जबकि अभिवृद्धि केवल बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकल है। परिवर्तन के आधार पर, चेंजेस के आधार पर अभिवृद्धि संरचनात्मक, मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। यानी अभिवृद्धि में अमाउंट भी बदलेगा, स्ट्रक्चर भी बदलेगा, समय भी बदलेगा, संरचना भी बदलेगी, जबकि विकास में प्रकार्यात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों का बोध होता है। मीन्स वर्किंग मेथड विल बी चेंज्ड इफ अ पर्सन इज डेवलप्ड। कहने का मतलब यह है कि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जो आएगा वो विकास से आएगा एंड अमाउंट का जो डेवलपमेंट है वो आपका अभिवृद्धि में होगा। परिपक्वता, मैच्योरिटी के आधार पर अंतर। अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के साथ ही समाप्त हो जाती है। मीन्स अभिवृद्धि शॉर्ट टाइम के लिए है, विकास एक सत्य और सतत प्रक्रिया है, यह समाप्त ना होकर आजीवन चलती है। मीन्स डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट डजंट एंड विद द अटेनिंग ऑफ द मैच्योरिटी। प्रक्रिया, प्रोसेस के आधार पर अंतर। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक की प्रक्रिया है, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अवधारणा के आधार पर अंतर। अभिवृद्धि का अर्थ सीमित होता है, ये लिमिटेड है, नैरो डिफिनीशन है। विकास का एक चरण है, एक स्टेज है, जबकि विकास एक व्यापक अवधारणा है, कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, और विकास में अभिवृद्धि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार और वर्गीकरण को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। राइट अबाउट अ क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा को इसके पहले आप ध्यान रख लेंगे कि अभिप्रेरणा को जो प्रोफेसर गुड ने कहा है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को शुरुआत करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। मीन्स अराउजिंग, कंट्रोलिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ एनी एक्शन इज रिलेटेड विद द मोटिवेशन। तो अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो वो व्यक्ति वो काम करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पर उसके टाइप्स पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं जो होंगी, उसके बाद कृत्रिम अभिप्रेरणाएं और व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं। तो 3 तरीके की अभिप्रेरणाएं होंगी। मोटिवेशन 3 तरीके का होगा, जो कि नेचुरल होगा, दूसरा आपका जो होगा वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम होगा, और लास्ट वन इंडिविजुअल और पर्सनल होगा। तो मनोदैहिक प्रेरणाएं वे हैं जो मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित हैं। इस तरीके की प्रेरणाओं में मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे खाना पीना, चलना, काम करना, आदत, भाव और संवेगात्मक प्रेरणा आदि इसमें आते हैं। सामाजिक प्रेरणा जो सोशल मोटिवेशन है, वो सामाजिक प्राणी होता है, जिस समाज में वह रहता है समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को निर्धारित करता है। सामाजिक प्रेरणाओं में वातावरण में ही रहकर सीखी जाती हैं, जैसे स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद और नेतृत्व। इसमें आप अफेक्शन, लव, रिस्पेक्ट, नॉलेज एंड लीडरशिप, इस तरीके की चीजों को देखेंगे। तो ये सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु ये प्रेरणाएं होती हैं। एंड लास्ट वन व्यक्तिगत प्रेरणाएं।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशेष शक्तियों के साथ पैदा होता है, इन्नेट डेवलपमेंट होता है उसकी क्वालिटीज़ का। ये विशेषताएँ उसको माता-पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित होती हैं। इन्हीं के साथ वह पर्यावरण की विशेषताओं के साथ, छात्रों के साथ अपना प्रभाव छोड़ता है। पर्यावरण जो है, इंडिविजुअल जो एनवायरनमेंट है, वो बालकों की शारीरिक बनावट को सुडौल और सामान्य बनाने में मदद करता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिगत प्रेरणाएँ भी भिन्न-भिन्न होंगी और इसके तहत आपकी रुचियाँ, दृष्टिकोण, स्वधर्म, नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज़ आदि आते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरणाएँ जो आर्टिफिशियल मोटिवेशन है, जो कि आप अंदर से अपने डेवलप कराएँगे बच्चे के, ये कृत्रिम अभिप्रेरणाएँ होंगी। इनमें दंड और पुरस्कार होता है। जब बच्चे के किसी बिहेवियर को हमें रिपीट करवाना है, तो हम उसे रिवार्ड देते हैं, उसे अच्छा बताते हैं, उसे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि ये एक प्राइज़ के तौर पर हो। दंड एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है, व्यक्ति एक बार पुरस्कार पा जाता है तो वो अपने एक व्यवहार की रिपीटिशन करता है, दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति करता है और अगर उसे पनिशमेंट मिल जाता है तो वो उस व्यवहार को नहीं करता है। तो इस तरीके से हमें मोटिवेट और डिमोटिवेट दोनों करना है, गलत रुचियों को हमें डिमोटिवेट करना है और सहयोग करके हम एक तीव्र अभिप्रेरणा उसे दे सकते हैं और इसी के माध्यम से बच्चे की शिक्षा व्यवस्था चलनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, किशोरावस्था की समस्याएँ कौन-सी हैं? व्हाट आर प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस? तो किशोरावस्था कब से शुरू होती है? सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को हम बालक के रूप में जानते हैं और यहाँ पर 12 से किशोरावस्था शुरू हो जाती है। आप 12 से लेकर के 17 वर्ष की उम्र तक को, 18 तक को, बल्कि 18 से पहले को आप किशोरावस्था में रखेंगे। इसे स्टेनले हॉल ने तूफ़ान और तनाव की अवस्था कहा है और इन्होंने कहा कि बच्चों में शारीरिक, मानसिक विचलन होते हैं, दृष्ट, श्रवण, दृष्टि आदि समस्याएँ बच्चों के साथ आती हैं और इन पर विचार करना ज़रूरी है। इससे अवगत होकर के अगर शिक्षक और अभिभावक बच्चे के लिए सही पर्यावरण बनाएँगे, सही उसे एडजस्टमेंट देंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया जा सकता है। बच्चे में बहुत अच्छा-सा पॉज़िटिव चेंजेज़ लाए जा सकते हैं। तो इसमें से पारिवारिक संबंधों और समायोजन से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फैमिली रिलेशनशिप एंड सोशल एडजस्टमेंट। मैं यहाँ पे केवल हेडिंग्स बता रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग भी हो सकता है। विद्यालयों में समायोजन संबंधी समस्या, प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन स्कूल। समाज में अनुकूलन की समस्या, प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। नशे और मादक पदार्थों के सेवन की समस्याएं, यूज ऑफ इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंसेस एंड ड्रग अब्यूज। व्यावसायिक प्रशिक्षण और चयन की समस्याएं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कैरियर सिलेक्शन प्रॉब्लम्स। वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सांवेगिक समस्याएं, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे का चूंकि इमोशनल भी डेवलपमेंट भी हो सकता है, तो अपोजिट जेंडर के प्रति उसका अटैचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या होती है और इसे अगर सही से नहीं हैंडल किया गया तो बच्चा गलत कदम भी उठाता है। तो इसलिए किशोरावस्था में बच्चे की ताकत को पूरी तरीके से समझते हुए बच्चे के साथ सही से व्यवहार करने की आवश्यकता है, जिससे कि बच्चे की ताकत और शक्तियों का सही प्रयोग करके सही दिशा में विकास किया जा सके। क्वेश्चन 4, भारत में बुद्धि परीक्षणों का के इतिहास पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट और इंटेलिजेंट टेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर मैंने इंटेलिजेंट टेस्ट को ले लिया है, तो यहाँ आप इंटेलिजेंट टेस्ट की मीनिंग भी आ सकती है, फॉर्मूला भी आ सकता है, उसका कैलकुलेशन भी आ सकता है और किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। भारत में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण सन 1922 में सीएच राइस के द्वारा प्रारंभ हो गया था। 1917 में मुनरो ने प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण, जिसे कि हम प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, का निर्माण किया था। 1933 में एस.एल. झा ने रिचर्डसन सिम्प्लेक्स मेंटल टेस्ट का हिंदीकरण किया और इसे हम झा टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कई बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए और इसके बाद के जो बुद्धि परीक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। 1942 में डॉक्टर सोहनलाल ने निर्मित एक बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट क्रिएट किया। 1954 में इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार हुआ। थर्ड नंबर 1955 में सीएम भाटिया द्वारा निष्पादन एग्जीक्यूशन इंटेलिजेंस टेस्ट परीक्षण माला यानी सीरीज डेवलप की गई। 1956 में इलाहाबाद मनोविज्ञान प्रयोगशाला में 3 परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैसेज एंड पिजन अशाब्दिक परीक्षण नॉन वर्बल टेस्ट को तैयार किया गया। पांचवें स्टेज पर 1955 में मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो इलाहाबाद में है निर्मित, उसमें कोहलर कृत ब्लॉक डिजाइनिंग परीक्षण
ये आपका डेवलपमेंट हुआ 1961 में प्रयाग मेहता द्वारा एक और डेवलपमेंट तैयार किया गया। 1903 में डॉक्टर जलोटा द्वारा निर्मित साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉमन टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस 1909 में मार्लिन्स द्वारा भारतीय बच्चों के वैस्लर बुद्धिमापन पर डेवलपमेंट आया, जिसे हम वैस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। 1970 में आर के टंडन द्वारा निर्मित बच्चों के मानसिक समूह परीक्षण पर टेस्ट डेवलपमेंट दिया गया। तो इस तरीके से आप इन टेस्ट को देख सकते हैं। मैंने इन सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, ये लॉन्ग भी बन सकता है। बुद्धिलब्ध निकालने की विधि बताइए और बुद्धिलब्धि के आधार पर वर्गीकरण करें। राइट अ फॉर्मूला ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस क्वाटेंट, आईक्यू डेवलपमेंट एंड क्लासिफाई द पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। तो मेंटल एज, जो मानसिक एज है, उसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि मेंटल एज द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन द ईयर। बच्चा कितना डेवलप हो चुका है, विच इज कंपोज्ड द कंपेयर टू द क्रोनोलॉजिकल एज टू डिराइव आईक्यू। मेंटल एज एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है जो बच्चे की योग्यता पर आधारित होता है कि बच्चा किस एज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट कहते हैं, ये मेजर कैपेबिलिटी को नापता है और ये ऑब्टेन किया गया है कंपेयर करके मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज के साथ। सो द फॉर्मूला इज IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई 100। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहेंगे, एक्चुअल आयु भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इंटेलिजेंस बुद्धिलब्धि होता है, MA मेंटल एज है, मानसिक आयु है, CA क्रोनोलॉजिकल एज है जिसे वास्तविक आयु कहते हैं। इस तरीके से बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु अपॉन। सो इस तरीके से यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 14 डिवाइडेड बाय 13 यानी 14 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 1.0769, जो कि हमारा 14 और 13 का डिवीजन होगा और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी आईक्यू लेवल आ जाएगी 107.69। और ये बच्चा चूंकि 90 से 110 का सामान्य बच्चा होता है, तो हमें सामान्य बच्चों की श्रेणी में दिखेगा, बल्कि सामान्य से ऊपर दिखेगा। तो वास्तव में बुद्धिलब्धि आज की बौद्धिक क्षमता ज्ञात होती है, जिसके आधार पर बच्चों के भविष्य में के विषय में उन्हें निर्देशन दिया जाता है। बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण आईक्यू टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण निम्न तरीके से किया है। बुद्धिलब्धि पहले कॉलम में है और बुद्धिलब्धि बुद्धिमत्ता का स्तर है। तो 140 या उसके ऊपर के बच्चों को हम गिफ्टेड चाइल्ड के रूप में दिए जानते हैं। 120 से 140 तक के बच्चे जो हैं वो बहुत अधिक बुद्धि वाले या प्रखर बुद्धि वाले कहलाते हैं। 110 टू 120 अति सामान्य और औसत से अधिक होते हैं। 90 टू 110 औसत या सामान्य बुद्धि वाला नॉर्मल एज का बच्चा है। 75 टू 90 सीमा पर है अल्प बुद्धि, इसे आप बॉर्डर लाइन बोलेंगे एंड डल बोलेंगे। और 50 टू 75 ये जो बच्चा है ये मूर्ख है, इसको मोरोन बोलते हैं। 7 नंबर पर आपका 25 से लेकर कर 75 तक की अगर बुद्धि लब्धि है तो इसे एम्बेसाइल बोलते हैं। ये बच्चे स्लो लर्नर से नीचे होते हैं, रिटार्टेड होते हैं, इनको MR कैपेबिलिटी में रखा जाता है। 25 से नीचे महामूर्ख और जड़ बुद्धि होते हैं, इडियट होते हैं, और हम नॉर्मली किसी को भी इडियट बोल देते हैं। तो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ पे फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम के कारण ये मिसप्रिंट हुआ है। मैं आपको नीचे इंग्लिश में बता रहा हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट फैक्टर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक टिप्पणी लिखनी है आपको। तो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो फैक्टर अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। इसमें गैरिसन ने बताया है कि व्यक्तिक भिन्नता बुद्धि की परिपक्वता, अंतःप्रेरणा, वातावरण, उद्दीपनों के भिन्नता के फलस्वरूप होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और कारण हैं। मैंने इन कारणों को शॉर्ट में नोटिस किया है। हेरेडिटी जो वंशानुक्रम है, एनवायरनमेंट है, आयु और बुद्धि है, एज एंड मेंटल इंटेलिजेंस है, प्रजाति और देश है, स्पीसीज एंड कंट्री, शैक्षिक तत्व, एजुकेशनल एलिमेंट, आर्थिक दशा, इकोनॉमिक कंडीशन, लिंग भेद, जेंडर डिफरेंसेस। सो संज्ञा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास की क्या अवस्थाएं हैं, वर्णन करें। इज डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की विकास की अवस्थाएं आप नीचे देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास बालक की समस्या समाधान, सोचने, निर्णय लेने की क्षमता और सृजनात्मक रणनीति बनाने में योगदान देता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हेल्प द चाइल्ड टू
solve the problem, thinking, and decision taking activity along with creation of the policy making. जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बाँटा है। ये चारों अवस्थाएँ एक-दूसरे पर आश्रित होती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को निम्न रेखाचित्र में देखा जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ, संवेदी गामक अवस्था जो प्रीमोटर डेवलपमेंट है, तो ये जन्म से 2 वर्ष की होती है, शैशवावस्था को खासकर बताया गया है। पूर्व प्रक्रिया संक्रियात्मक अवस्था, एज का वर्किंग एज से पहले की अवस्था 2 टू 7 का टाइम होता है ये। मूर्त क्रिया प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक चलती है। समस्या समाधान विधि के सोपान और संक्षिप्त उनका परिचय दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसे साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक प्रॉब्लम कहते हैं यानी वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसको आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के रूप में लिखना है। समस्या समाधान विधि के पद या सोपान स्टेप्स क्या होंगे? इनमें पहला समस्या का प्रस्तुतिकरण। आप हेडिंग मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। समस्या का समाधान कर चयन करना, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम कि हमें किस जगह पर प्रॉब्लम है। उपकल्पनाओं का निर्माण, आखिर रीज़न क्या है उन समस्याओं का। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस हम पहले से ही मेंटल एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। एंड देन प्रदत्त संग्रह, कलेक्शन ऑफ द डेटा वेदर आवर हाइपोथिकेशन इज करेक्ट और नॉट। प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द डेटा। विधि के प्रत्यक्ष हम उन समस्याओं को देखते हैं। देन टू फाइंड आउट कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम अपने निर्णयों को निकालते हैं और निर्णयों का जनरलाइजेशन लास्ट में कर दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का वर्णन करो। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ द मेंटल एज। मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द मेंटल एज, सामाजिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधानों को निर्देशित करने के लिए विभिन्न सिद्धांत हैं। पहला, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को स्वैच्छिक मूल्यांकन और उपचार को प्राथमिकता के साथ प्रतिबंधात्मक तरीके से मूल्यांकन और उपचार किया जाना चाहिए। यानी जब किसी व्यक्ति का जो मेंटल रिटार्टेड है, जो मेंटली डिस्टर्ब है, उसे आप प्रतिबंध के साथ रखें क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी एक्शन ले सकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सर्वोत्तम चिकित्सा परिणामों को प्राप्त करने, स्वास्थ्य लाभ लेने और सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन सेवाओं को प्रदान किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उनके मूल्यांकन और उपचार और स्वास्थ्य लाभ के संबंध में निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन लेवल पर व्यक्तियों के अधिकारों, सम्मान और स्वायत्तता को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आवश्यकताओं और प्रेरणाओं को मान्यता प्रदान कर उनकी पूर्ति की आवश्यकता प्रयास किए जाने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य में सहायक सिद्धांत के अंतर्गत स्वयं और अन्य व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। आपको अंतर्गत स्वयं सारी सीमाओं की जानकारी होनी चाहिए और इन्हें आपको गोपनीय रखना है। व्यक्तियों की योग्यताओं का ध्यान रखना है। व्यक्ति से संपूर्ण व्यवहार के आधार पर ही इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसी उनको आप हेय दृष्टि से ना देख करके उनको रिस्पेक्टेबल कॉन्सेप्ट रखें। जब भी संभव हो, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की देखभाल, उपचार और स्वास्थ्य लाभ में संबंधित निर्णयों में शामिल होना चाहिए। आपको भी ये डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। अब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मैंने 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन दोनों सेक्शंस में सेलेक्ट किए हैं। इनमें से मैंने एक-एक को सॉल्व किया है। आप उसको देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश नहीं करूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि का अर्थ लिखिए। आत्मनिरीक्षण विधि के गुण और दोष के बारे में विस्तार से बताइए। राइट मीनिंग ऑफ द इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। राइट डिटेल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इन साइकोलॉजी। तो आत्मनिरीक्षण विधि अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ है सब अपने में देखना या आत्मा का निरीक्षण करना। इंट्रोस्पेक्शन इक्वल टू इंट्रो मीन्स इनसाइट, इंस्पेक्शन मतलब टू लुक इनटू। सो दैट इन दिस वे introspection is a method by which we are just try to look into ourselves in order to take the decision. To watch within or to look inside is the meaning of इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। अपने आप में देखना या स्वयं के व्यवहार का निरीक्षण करना अंतर निरीक्षण विधि कहलाता है और इसे आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार अंतर अंतर्निरीक्षण व्यक्ति के स्वयं के विचारों, प्रेरकों, मनोभावों और विश्लेषणों के अध्ययन का कार्य है। स्टाउट के अनुसार
अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। आत्मनिरीक्षण विधि के गुण: व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक ज्ञान होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी सुविधाओं को अच्छे से देख सकता है। व्यक्ति अपने व्यवहार का यथार्थ अवलोकन करता है, ओरिजिनलिटी में चीज़ों को जानता है। यह विधि अन्य विधियों के उपयोग में सहायक है। ये हेल्पफुल है दूसरी स्टडीज़ में। अत्यंत मितव्ययी है, किसी भी खर्चे की और इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, किसी पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं है। वैध एवं सत्य परिणाम इसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतर्निरीक्षण विधि के दोष: डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, ये मान्य नहीं है क्योंकि मेंटल होती है। सेकंड, पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। निरीक्षण विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। अंतर्निरीक्षण विधि से प्राप्त होने वाली सूचनाएं अत्यधिक आत्मनिष्ठ होती हैं। आप जान भी जाते हैं कि ये बात ऐसी है तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट होती हैं। निपुण और कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है अपने खुद के व्यवहार को देखने के लिए। ध्यान का बँट जाना, आप अपना डाइवर्जन कर ले जाते हैं। व्यक्ति की मनोदशा में बदलाव हो जाना, एक बार व्यक्ति अगर कुछ गलत कर भी जाता है, तो वो दोबारा से इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता कि उसने गलती की है। इस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन मेथड बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं है, ये सभी जगह प्रभावी नहीं है, चूँकि पूर्वाग्रह से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे लॉन्ग में लिख सकते हैं, इन हेडिंग्स को आप डिटेल करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएँगी। सेकंड क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और कारकों पर चर्चा कीजिए। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, आप इसे इग्नोर मत करिएगा। बालकों की सृजनात्मकता बढ़ाने की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। अधिगम के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? अधिगम के स्थानांतरण पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, यानी किस तरीके से अधिगम का स्थानांतरण हो पाता है, इस विषय पर एक शॉर्ट वीडियो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑलरेडी अपलोडेड है, अभी कल ही अपलोड हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सेक्शन सी में जब हम चलते हैं तो सेक्शन सी के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। अधिगम स्थानांतरण की स्पष्टता का उल्लेख करते हुए अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि के स्वरूप का विस्तृत वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व की प्रकृति और विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। अधिगम के नियम कितने प्रकार के हैं, सभी की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो व्हाट आर टाइप ऑफ लर्निंग, ब्रीफली एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल किया है। अधिगम के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। इसको बिने ने अपनी प्रयोगशाला में पशुओं का निरीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों पर आधारित व्यक्ति को अधिगम को धारण करना, क्षमता रखना, उसे भूलने अथवा स्मरण करने को कम किया जा सकता है। नियमों के प्रत्यय स्मरण की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। यानी नियमों के आधार पर अगर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करें तो हम व्यक्ति की आईक्यू लेवल पे ना वर्क करके हम उसकी मेमोरी पे काम कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस आधार पर इन नियमों को 2 भागों में बाँटा गया है, जिनमें मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, गौण और प्रभाव का नियम है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, इनको भी मैंने नीचे डिस्कस किया है। और गौण नियमों में लॉ ऑफ बहुअनुक्रिया सिद्धांत जो 5 हैं, लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का नियम, लॉज ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, लॉज ऑफ प्रोपेंटेंसी ऑफ एलिमेंट, सादृश्यता पर अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, सहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉज ऑफ एसोसिएटेड चेंज। इन सारे चेंजेस को आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। मैंने लिखा भी है और इनको एक्सप्लेन भी किया है। तत्परता का नियम, इस नियम के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही सीख पाता है। अगर व्यक्ति एग्री नहीं है तो वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए सीखने से मतलब आपको पहले अपने आप से सीखने से तैयार होना है। इसी नियम के आधार पर बच्चों को सबसे पहले क्लास में पढ़ाने से पहले उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करना होता है, जिसके लिए आप उनसे बात करें, उन्हें सहज करें और उन्हें शिक्षा लेने के लिए तैयार करते हैं। तो ये पहला नियम है। अभ्यास का नियम, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जब कोई कार्य बार-बार किया जाता है तो उसको दोहराने से उसका संबंध तादाद में स्थापित हो जाता है। कई बार अभ्यास करने से अधिगम सरल हो जाता है। जब आप किसी काम को बार-बार करते हैं तो आप उसे करना सीख जाते हैं और अंततः आपको नियम आ जाता है।
तो अगर कोई व्यक्ति इसके 2 नियम हैं कि जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है, बार-बार किया गया है, इस प्रकार एक संबंध बन जाता है और इसके विपरीत जो अनुपयोगी कार्य होता है, वो व्यक्ति आसानी से भूल जाता है। तो जो काम आप बार-बार करते हैं, वो याद हो जाता है और जो नहीं करते हैं, वो भूल जाते हैं। तो एक इसका विस्मरण का नियम है और एक इसका स्मरण का नियम है। तो इस तरीके से ये दूसरे नियम हो गए। प्रभाव के नियम, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने से अच्छा धनात्मक फल मिलता है, तो उस कार्य को करने की बार-बार इच्छा होती है। और अगर जिस काम को करने से व्यक्ति को परेशानी होती है, मुश्किल होती है, वो व्यक्ति असफलता प्राप्त होती है, उस कार्य को नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति को पॉज़िटिव अभ्यास मिलता है, सफलता मिलती है, तो वो उस सिद्धांत को बार-बार करता है और सीखने की कोशिश करता है। अध्यापक को सकारात्मक सोच के साथ शिक्षण करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में रुचि बनी रहे और प्रतिफल अच्छा आए। अधिगम के गौड़ नियमों में बहुअनुक्रिया का सिद्धांत है कि जब कोई व्यक्ति बार-बार किसी काम को करने की कोशिश करता है, तो वो उसकी संतुष्टि से अनुक्रिया संबंधित हो जाती है और बहुत सारी वो अनुक्रियाएँ करता है, जिनमें बहुत सारी निरर्थक होती हैं, लेकिन कहीं पर कोई न कोई एक सही होती है और उसे सफलता मिल जाती है। वो व्यक्ति तब तक प्रयास करता रहता है, जब तक कि वो सफल नहीं हो जाता। मानसिक स्वास्थ्य और मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, इसमें व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण तत्परता लाता है और अधिगम को आगे ले जाने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति समाज के समायोजन, अनुकरण और व्यवहार को सीख जाता है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है और मानसिक रूप से सीखने को तैयार होता है। तत्वों की